जून की एक सुबह गुजरात के वाडीनार बंदरगाह से एक टैंकर निकलता है। उसमें पेट्रोल भरा है। वो सीधे किसी बाजार में नहीं जाता, वो मिस्र के पास होता है और वहां समंदर के बीच उसका माल एक दूसरे जहाज में उतार दिया जाता है। फिर वो दूसरा जहाज उत्तर की तरफ चलता है, बहुत ज्यादा उत्तर की तरफ, आर्कटिक तक। 5 अगस्त को वो पेट्रोल रूस में उतरता है, जिस रूस से भारत हर महीने लाखों टन कच्चा तेल खरीदता है। अब आप जरूर सोचेंगे कि यहाँ ऐसा हुआ क्या। यही आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल इस साल गर्मियों में रूस के पेट्रोल पंपों पर वही हुआ जो शायद आपने कभी सोचा नहीं। कई इलाकों में पेट्रोल राशन पर चला गया, यानी एक गाड़ी को एक बार में सिर्फ 15 से 30 लीटर, कहीं नंबर प्लेट के हिसाब से बारी, आज सम नंबर कल विषम। सोचने में तो प्रशासन ने लोगों और सैलानियों से कह दिया कि हो सके तो गाड़ी निकालिए ही मत। और ये किसी छोटे देश की बात नहीं है, ये वो देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल ले जाता है। वजह सीधी है, यूक्रेन महीनों से रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले कर रहा है। तेल जमीन से निकल रहा है, लेकिन उसे पेट्रोल बनाने वाले कारखाने चल ही नहीं पा रहे हैं। कितनी क्षमता ठप है, यहाँ हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। अलग अलग स्रोत अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, 20% से लेकर 45% तक। इसीलिए हम आपको एक नंबर नहीं बताएंगे, पूरी रेंज दिखा रहे हैं। 11 अगस्त को औसत की रिफाइनरी बंद हो गई। वहां के गवर्नर ने खुद कहा कि मशीनें बाहर से आती हैं, प्रतिबंध लगे हैं, इसीलिए मरम्मत में 6 महीने तक लग सकती है। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी माना कि पंपों पर तो कतारें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हैं और मनचाहा ग्रेड मिलना आसान नहीं है, पर उन्होंने ये भी कहा कि हालात गंभीर नहीं है, अस्थायी है। रूस ने पहले अपना पेट्रोल और डीजल बाहर भेजना ही बंद कर दिया, फिर जुलाई के आखिर में ये रोक 6 महीने और बढ़ा दी, और उसके बाद उसने वो किया जो एक तेल महाशक्ति से कोई उम्मीद नहीं करता, उसने पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया। अब वापस उसी टैंकर पर आते हैं। वो जहां से चला वो जगह है वाडीनार, गुजरात में, और वहां जो रिफाइनरी है उसका नाम है न्यारा एनर्जी। देखिए, ये कोई छोटी इकाई नहीं है। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 8% यही है, और देश भर में इसके 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है। अब असली बात मैं आपको बता दूं, न्यारा भारत में रजिस्टर्ड कंपनी है, भारत में चलती है, भारतीय लोग काम करते हैं, लेकिन उसकी लगभग आधी हिस्सेदारी रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के पास है, और बाकी बड़ी हिस्सेदारी भी एक रूसी निवेश समूह के पास है। यही वजह है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाए। ध्यान दीजिए, भारत ने नहीं लगाए हैं। भारत के कानून के तहत ये कंपनी पूरी तरह से वैध है और काम कर रही है। अब जब यूरोप ने दरवाजा बंद कर दिया तो कंपनी को अपना माल बेचने के लिए बीच के व्यापारियों, ट्रेडर्स का सहारा लेना पड़ा, और यहीं से रास्ता टेढ़ा होना शुरू होता है। माल एक जहाज से निकलकर समंदर के बीच दूसरे जहाज में जाता है, कागज बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, और फिर वो पेट्रोल आर्कटिक की तरफ बढ़ जाता है। कितना पेट्रोल, यहाँ भी स्रोत आपस में सहमत नहीं है। किसी ने 68,000 टन कहा, किसी ने 42,000। हम तीनों आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि कौन सा सही है। यहाँ एक लाइन बहुत आसानी से कही जा सकती है कि रूसी कच्चे तेल से बना पेट्रोल वापस रूस चला गया। सुनने में ये लाइन जबरदस्त लगती है, लेकिन जिस एजेंसी ने ये खबर पहले दी उसी ने साफ किया कि वो ये पक्का नहीं कर सकी कि इस कार्गो में रूसी कच्चा तेल ही इस्तेमाल हुआ। तो हम भी नहीं कहेंगे। ये इस पूरी कहानी का सबसे चमकदार वाक्य है और सबसे कम साबित हुआ वाक्य भी है। भारत सरकार का पक्ष भी उतना ही साफ है। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारतीय कंपनियां रूस को ईंधन नहीं बेच रही हैं। उन्होंने ये जरूर जोड़ा कि ये मुमकिन है कि भारतीय मूल का ईंधन ट्रेडर्स के जरिए रूस तक पहुंचा हो। और यहाँ एक और बात जरूरी है, न्यारा एनर्जी, रूस के ऊर्जा मंत्रालय और भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय, तीनों से इन शिपमेंट पर टिप्पणी मांगी गई। तीनों ने ही जवाब नहीं दिया। और अब वो हिस्सा जहां पूरी कहानी पलट जाती है। फरवरी 2022 में, यानी युद्ध शुरू होने के वक्त, भारत के तेल आयात बिल में रूस का हिस्सा 3% से भी कम था। जून 2026 में ये लगभग 49% हो गया। मतलब भारत के हर 2 रुपए के तेल में से लगभग 1 रुपए का तेल अब रूस से आता है। अब यहाँ एक बात समझिएगा जो अक्सर छूट जाती है, भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं है। भारत तेल को पेट्रोल डीजल में बदलने वाला, यानी रिफाइन करने वाला बड़ा केंद्र भी है। अब इसे ऐसे सोचिए कि भारत दुनिया की रसोई की तरह है, कच्चा माल बाहर से आता है, यहाँ पकता है, और फिर बना हुआ खाना कई देशों में जाता है। और इसीलिए भारत की स्थिति दोहरी है। हम अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल बाहर से मंगाते हैं, पर पेट्रोल और डीजल बाहर भेजते भी हैं। तो जब रूस की अपनी रिफाइनरियां बंद हुई तो उसके पास कच्चा तेल तो था, पर उसे पकाने की जगह नहीं थी, और दुनिया में जहां रसोई चालू थी उनमें से एक भारत था। और एक और आंकड़ा जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे कम चर्चा वाला हिस्सा है, रूसी तेल पर जो छूट मिलती थी जिसकी वजह से ये पूरा सौदा फायदे का माना गया, वो अप्रैल में $77 प्रति टन थी, जून में घटकर $10.5 रह गई। यानी सौदा वही है, रिश्ता वही है, पर छूट तो लगभग गायब है। अब वो सवाल जो आपके सबसे करीब है, इन्हीं महीनों में आपके पंप पर क्या हुआ? फरवरी के आखिर में पश्चिम एशिया में हालात बिगड़े और कच्चा तेल $70 से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक चला गया।
मार्च में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज 10 रुपए लीटर घटा दी, लेकिन पंप की कीमत नहीं घटी क्योंकि वो कटौती आपकी जेब में नहीं, तेल कंपनियों के घाटे में गई। फिर मई में वो हुआ जो 4 साल से नहीं हुआ था, कीमतें बढ़ गई। पेट्रोल 7 रुपए 38 पैसे, डीजल 7 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया। अब इसे रोजमर्रा से समझिए, जिस ट्रक ड्राइवर की टंकी 400 लीटर की है, उसके लिए एक बार टंकी भरवाना करीब 3000 रुपए महंगा हो गया हर ट्रिप पर, और वो 3000 आखिर में उस सामान की कीमत में जुड़ता है जो आप खरीदते हैं। और 3 सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ 3 महीने में 74,781 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया, क्योंकि वो लागत से कम पर बेच रही थी। उसी दौर में उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडर साल में 9 से घटाकर 4 कर दिए गए। ये उन घरों पर पड़ा जिनके पास सबसे कम गुंजाइश थी। और 15 अगस्त से भारत ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली लेवी हटा दी, डीजल पर 24 रुपए की लेवी बनी रही। ये 2 बातें, रूस को गया कार्गो और पेट्रोल निर्यात लेवी का हटना, एक ही महीने में हुई, लेकिन इनके बीच किसी भी स्रोत ने कोई संबंध नहीं दिखाया। कार्गो लेवी बदलने से पहले ही रवाना हो चुका था, और ये कहना भी गलत होगा कि आपका पेट्रोल इस कार्गो की वजह से महंगा हुआ, नहीं हुआ। भारत में कीमतें पश्चिम एशिया के संकट और कंपनियों के घाटे की वजह से बढ़ी। 2 सच्ची बातें एक ही समय पर होना तीसरी बात साबित नहीं करता। अब वो हिस्सा जो शायद आपकी अब तक की राय के खिलाफ जाएगा, और इसलिए जरूरी है, जो कार्गो रूस पहुंचा वो सबसे बड़े अनुमान के हिसाब से भी 68,000 टन था, और रूस गर्मियों में हर दिन करीब 1,10,000 टन पेट्रोल पीता है, यानी वो पूरा कार्गो रूस की एक दिन की जरूरत का 2/3 भी नहीं भरता। सीधी बात यह है कि ये खबर प्रतीक के तौर पर बहुत बड़ी है, पर मात्रा के हिसाब से बहुत ही छोटी। रूस कई देशों से मिलाकर महीने में 4 लाख टन तक मंगाने की बात कर रहा है, वो भी उसकी 4 दिन से कम की खपत है। अब दूसरी दलील भारत सरकार की है। विदेश मंत्रालय का रुख लगातार यही रहा है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, और तेल कहां से आएगा ये बाजार की परिस्थिति तय करेगी, किसी और देश का दबाव नहीं। और एक तीसरी बात, जो प्रतिबंधों पर काम करने वाले विश्लेषक कहते हैं, इस तरह के लंबे टेढ़े रास्तों में सबसे बड़ा मुनाफा रिफाइनरी को नहीं, बीच के व्यापारी और जहाज चलाने वालों को जाता है। ध्यान रहे, यह आकलन एक यूक्रेनी संस्थान का है, और यूक्रेन इस युद्ध का पक्षकार है, और दबाव बढ़ भी रहा है। जुलाई में अमेरिकी सीनेट ने 86 बनाम 12 से एक विधेयक आगे बढ़ाया, जो रूसी तेल के बड़े खरीदारों भारत और चीन जुलाई में अमेरिकी सीनेट ने 86 बनाम 12 से एक विधेयक आगे बढ़ाया, जो रूसी तेल के बड़े खरीदारों भारत और चीन समेत पर 100% तक टैरिफ की इजाजत देता है। वो भी हाउस में लंबित है। विपक्ष का सवाल इस पर अलग है। कांग्रेस पूछती रही कि जब रूसी तेल की छूट लगभग खत्म हो चुकी है, तो इस पूरे रिश्ते का फायदा आखिर आम उपभोक्ता तक पहुंचा कहां? इस स्टोरी में 3 जगह हम गलत हो सकते हैं, और हम वो आपके सामने रख रहे हैं। 1, कार्गो का सही आकार हमें नहीं पता, स्रोत आपस में सहमत नहीं है। 2, उस पेट्रोल में किस देश का कच्चा तेल था, ये भी किसी ने साबित नहीं किया। 3, ये एक सिलसिला बनेगा या 2-4 जहाजों में खत्म हो जाएगा, ये भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक बात इस पूरी कहानी में साफ है, एक टैंकर के कागजों में देश लिखा था भारत, मालिकों के कागजों में रूस, भाड़े के कागजों में ओमान और मिस्र। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल किस देश का था, सवाल ये है कि आज की दुनिया में इस सवाल का कोई मतलब बचा भी है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HPD Cool। धन्यवाद।